आंदोलन में है तो उस समाज के मौजूद लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको उनके बीच में ऐसे भेजे वो नॉर्मल जैसे उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं की बात करें, मगर बैठ के वहां बातें करें। और उसमें मैं गया, माँ भाई बात सुन, मैं कौन आप कह रहे हो 5,000 रुपये क्विंटल होती है, पॉइंट टू पॉइंट बताए उनके उदाहरणों में ना। तो 5,000 रुपये क्विंटल महंगी होगी दाल, यदि 300 रुपये किलो होगी, मैं 20 रुपये कम बेच लूंगा, तो मैं इस चीज का सारी तरीके से फायदा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, यह आप वाली बात सही है, यह समझाए तो कोई ना मनर ना समझने की कोशिश करते, बहकाने पड़ेंगे जी, बहकाने के 2-4 मंत्र और दे दो जो को ना बहकाना। दूसरा याद है जी कि जो आपके टाइम वो समिति बनाई थी ना जी, कृषि समिति जी के दस्तखत वो समिति लेकर कृषि यंत्र लेकर जो कि हम अपना काम हम बुलावे, अब वो नो उम्मीद रखा भाई ये कह देंगे देंगे, कह दो समिति लेकर आओगी, कृषि यंत्र लेकर आओगे जो। ठीक, धन्यवाद जी। ठीक। अर्चना गुप्ता। अध्यक्ष जी, मैं केवल यही बात कहना चाहती हूँ कि हम सरकार में इतने कम समय से आए हैं, उससे पहले आंदोलन ही करता रहा, तो आज जब ये आंदोलन हुआ तो हम डर नहीं हैं। वो केवल बीजेपी का कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक। दूसरा कहते हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी। मंडी कैसे समाप्त हो जाएगी जब एमएसपी चालू रहेगा? अगर आपको बाहर उतना रेट नहीं मिलता तो आपके पास विकल्प है कि आप जाके एमएसपी पे मंडी दे सकते हैं। तो सारा ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल और केवल झूठ बकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चाल चली, इसमें कहीं सत्यता नहीं है। दूसरा, एक बार पूरा करें जी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। वो बस मंडी में जाएगा, वो बेचारा बाजू एक दूसरे में डाल के वो खड़ा हो जाएगा वहां, और कोई दूसरा आदमी आएगा उसकी चीज की कीमत लगा देगा। तो ये राइट उसके पास भी तो आना चाहिए। जो कील बनाता है उसके पास भी राइट है, जो कुर्सी बनाता है उसके पास भी राइट है, जो जूता बनाता है उसके पास भी राइट है, जो पंखा बनाता है उसके पास भी राइट है। तो हर आदमी के पास राइट, तो इसके ऊपर पास क्यों राइट नहीं है? तो वही राइट तो दिया इस कानून में। जिस राइट की डिमांड जो था, जिस अधिकार की डिमांड बहुत लंबे टाइम से चली आई थी, उसी अधिकार को इस कानून के तहत दिया कि वो अपनी चीज को बाहर भी बेच सकता है। अंदर वो बेच रहा तो वहां एमएसपी है, लेकिन वो बाहर बेच सकता है, और अगर उसकी चीज अच्छी है तो ज्यादा पैसे ले सकता है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा नियम बना दिया कि जिसने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उस व्यक्ति ने वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट तो समाप्त हो गया, लेकिन वो टाता नहीं है। सरकार ने नियम बना दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने हटा लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं हटाया तो वो किसान को। दूसरा, किसान का जो काम है वो ऐसा है, वो खुले में मौसम में परिवर्तन होता रहता है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन बारिश ज्यादा पड़ेगी, पाला ज्यादा पड़ गया, या कुछ और ओले ज्यादा पड़ गए और वो फसल मेरी नष्ट होगी, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो कहेंगे भाई इसकी पेनल्टी दे। जो आंदोलनकारी है वो बार बार एक बात करेगा, मैंने डिमांड ही नहीं की। जो चीज हम मांग नहीं रहे आप देंगे जबरदस्ती, हमारी तो डिमांड ही नहीं है। लेकिन अगर आप पिछला सारा का सारा इतिहास उठा के देखो तो ये बड़ी भारी डिमांड थी। चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात करो आप, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात करो आप, चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात करो आप, चाहे वो दूसरे लीडर जिनको आप नहीं, मतलब वो इतने फेम नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाके के लीडर थे, तो उन्होंने बात की। चाहे मेरी भी बात करो आप, तो हमने भी बात की। हम भी सबके सब एक बात कहते थे कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चीज का रेट, मान लीजिए मैंने ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करी तो मुझे तो 5,000 रुपये क्विंटल बेचनी, 45 रुपये क्विंटल बेचनी, लेकिन सरकार तो 1975 रुपये लेने लग रही। तो सरकार पे मैं नहीं बेचता, मैं तो मेरी चीज अच्छी है मैं तो बाहर बेचूंगा, या मेरे गेहूं अच्छी है तो मैं, मेरी ऑर्गेनिक नहीं भी है लेकिन उसकी क्वालिटी बड़ी है, तो मेरे पास एक विकल्प दिया कि आपके कोई विकल्प मिल गया कि आप बाहर जाकर अपनी चीज बेचना। लेकिन वो कोई कंपल्सरी नहीं किया किसान के लिए कि आपको जरूर बाहर बेचना, आप मंडी में बेच सकते हैं, आपका मन लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप बाहर जाकर बेच सकते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कुछ नियम बनाए। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब शुरू होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी। मैं और मेरा परिवार 80 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते रहे। मेरा मतलब मैं अकेला नहीं कर रहा, पूरा जिला कर रहा। हमारे यहाँ शुगर मिल है, उस शुगर मिल के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे और लगभग 80-90 साल से कर रहे। तो मुझे तो याद है कहीं एक इंच जमीन में किसी ने कब्जा किया, और मैं समझता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ा भारी लाभ हुआ। हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई आपके यहाँ शुगर मिल है, इसकी वजह से आपको लाभ होगा, तो हमें उससे फायदा है। तो अब वर्तमान में उसकी संख्या की उम्मीद है कि वो बढ़ेगी, कि खेती के प्रति रुझान घटता रहेगा। आने वाले बच्चे जो हैं, जैसे मैं था
तो जो मेरी नॉलेज थी खेती के बारे में, आगे मेरे बच्चों की वैसी नॉलेज है नहीं ना, उनको वैसा इंटरेस्ट है जैसा मेरा इंटरेस्ट था। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उस तरीके से बढ़ सकती है। और दूसरा, जो पढ़े लिखे किसान है वो नई चीज पैदा करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, दोनों स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ने के चांस है। तो सरकार ने उसके लिए नियम तय कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि वो शक्तिशाली व्यक्ति है, पैसे बड़ा व्यक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं शोषण कर देगा। तो शोषण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा। तो एमएसपी तो देश की जरूरत है। जब हमने फूड सिक्योरिटी बिल लेके आए और हमने कहा कि हम उसकी गारंटी देते हैं, तो उन लोगों को अनाज तो सरकार ने देना। तो मान लीजिए जैसे आज की तारीख में 135 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं देश में, तो मैं समझता हूं कि 70-75 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जिनको सरकार देगी। तो सरकार कहां से देगी? सरकार तब देगी ना जब खरीदेगी। तो एमएसपी समाप्त तो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार की जरूरत है, सरकार को खरीद रही है। तो एमएसपी समाप्त हो ही नहीं सकता। जो सांसद थे उनकी कमेटी गठित की गई, उस टाइम से उस पर काम चला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, उस सरकार ने भी इस पर कार्रवाई की। उस टाइम जो अपने शरद पवार जी जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी इसके लिए सभी स्टेट को चिट्ठियां लिखी और उन्होंने प्रयास किया। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है कानून बनने में। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में कानून बने, एक लंबी प्रक्रिया है और 19 साल इस सारी प्रक्रिया में लगे, तो तब जाके कानून जो है मूर्त रूप में हमारे सामने